नमस्कार। आज बात करेंगे द्रव की कुल ऊर्जा। तो द्रव की कुल ऊर्जा कौन कौन सी होती है। तो आपकी यहाँ पर ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, आपके दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो पहले समझेंगे कि ये आपकी तीनों ऊर्जा होती क्या है, क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपको बर्नौली थ्योरम है वो समझ में आ जाएगी। और अभी तक आपको जो पढ़ा रहे हैं, इसमें आपके फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, तो यही टॉपिक आपके हाइड्रोलिक मशीन में भी मिलेंगे, हाइड्रोलिक्स मशीन में। तो ये सिविल में भी मतलब सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही टॉपिक आपको मैकेनिकल सेकेंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में तो पढ़ ही रहे हैं। मतलब तो कहने का मतलब है कि यदि आप इन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे आगे की जो कक्षाएं रहेंगी वहाँ पर भी आपको आसानी रहेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि इसको जितने भी वीडियो बना रहे हैं आपको वो एक बार दो बार जरूर देखिएगा। समझ में जरूर आएगा, ये गारंटी है, लेकिन बस आपको एक बार उसको सही से देखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो पहले द्रव की कुल ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड, जहाँ पे होगी आपकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो इसको समझेंगे एक फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे जहाँ पे एक टैंक है, ये टैंक दिया है आपका, ये यहाँ पे इसमें ये दिया है एक पिस्टन, और एक पिस्टन दी है यहाँ पर दूसरी वाली। और ये है एच ऊंचाई, कहाँ से, इसके मिड से, जहाँ पे ये पिस्टन होल है उसके बीच जो दूरी है आपकी आ गई, और ये दूरी आ गई आपकी ये इतनी जहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा है आपका इस टैंक तक। क्योंकि जितनी भी गति रहेंगी वो इसी माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये सब भरा हुआ है इसमें पानी, लिक्विड। और ये लिक्विड क्या है कि इस टैंक में जो बॉटम है, आधार तल है, वहाँ पे एक छेद बना हुआ है, और छेद के पास लगी हुई है पिस्टन। पिस्टन तो समझ गए, जैसे डॉक्टर का इंजेक्शन वगैरह नहीं होता है कि एक वो पीछे से पुश करेंगे, दवाई अंदर आगे की तरफ भागेगी, तो वो यही इसी टाइप का समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक पिस्टन बनी है, ये वाली जो हैचिंग पार्ट है। तो ये इसकी दूरी है यहाँ से एक्स दूरी, मतलब यहाँ से ये और ये दूरी। मतलब ये क्या करेगा, जैसे ही आप यहाँ पर इसको दबाएंगे तो यहाँ पे जितना भी, पहले तो यहाँ है, फिर आप यहाँ है, तो यहाँ पे पानी भरा है, जैसे ही आपने यहाँ से इस पोजीशन पे लाए तो यहाँ का जो एरिया का तरल है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं कौन सी चीज़ क्या है। तो क्या पहले क्या करते हैं, इसमें बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नंबर एक दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जहाँ पर बात करेंगे दाब ऊर्जा या प्रेशर एनर्जी। तो नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा इसे कहते हैं प्रेशर एनर्जी। तो इसमें क्या है कि यह वह ऊर्जा है जो द्रव के दाब के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जहाँ पर द्रव का जो प्रेशर बन रहा है, इसी कारण इस ऊर्जा की उत्पन्न हुई है। जहाँ पे माना एक लिक्विड है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी है रो। तो अपने यहाँ रो डेंसिटी मीन्स घनत्व, घनत्व है इसका रो। ठीक है, रो आ गए। फिर जो टैंक है पूरा आपका टैंक है टी। तो आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि स्पेस की दिक्कत रहेगी, टैंक टी।
टैंक टी हो गया। इसके बाद ए, ये है इसका एरिया, तो ए आ गया आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसको कहेंगे आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका, इस एरिया का, अनुप्रस्थ काट एक क्षेत्रफल ए। तो माना कि तली पर एक पाइप लगा है जिसका क्षेत्रफल है ए, ये पाइप लगा, इसका क्षेत्रफल हो गया ए, जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगा है। पिस्टन तो समझ गए आप, मतलब ये पिस्टन लगी है, जैसे ही आप यहाँ पे धक्का मारोगे तो ये इस तरफ जाएगी, पीछे जाएगी, आगे पीछे गति करेगी, तो ये पिस्टन हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि माना कि तली पर लगा पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिस पर एक घर्षण रहित पिस्टन लगा है, अतः द्रव द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब, पिस्टन द्रव पर कितना दाब लगा रही है, तो कितना आ जाएगा, रो जी एच, रो हो गया पानी का घनत्व डेंसिटी, जी हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच होगी आपकी हाइट, तो इसको कह दिया पी, पी बराबर आ गया आपका रो जी एच, ये होगी आपकी प्रेशर एनर्जी। ठीक है, रो जी एच। इसके बाद फिर बात करेंगे आपके, जहां एच द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, यहां से यहां तक की ऊंचाई है एच, तो आप यही लिख देंगे, एच है आपकी द्रव स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई एच आ गई। यदि पिस्टन को एक्स दूरी की ओर दबाते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पिस्टन को यहाँ से इस तरफ दबाया, ठीक है, जब पिस्टन दबेगा एक्स दूरी पर तो टैंक के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, जब आप दबाओगे तो इसका जो तरल है वो इसके अंदर चला गया। तो यदि पिस्टन को एक्स दूरी पर दबाते हैं तो टैंक में पहुंचा गया द्रव का आयतन, कितना आयतन पहुंचेगा, ए एक्स, ठीक है, एक्स हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और कितना इसमें कहते हैं आयतन था, तो उतने आयतन का द्रव आ गया, तो टैंक में पहुंचे द्रव का आयतन, टैंक में पहुंचे द्रव का आयतन, नंबर 1, मतलब टैंक में पहुंचे द्रव का आयतन। दूसरा है टैंक में पहुंचे द्रव का आयतन, अब टैंक मतलब द्रव्यमान, टैंक में पहुंचे द्रव का द्रव्यमान, तो सेम वही रहेगा आपका, हाँ मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जुड़ जाएगी, वो रहेगी आपकी रो, तो आपका आ गया यहाँ पर रो ए एक्स। यहाँ तक तो क्लियर, टैंक में पहुंचे द्रव का द्रव्यमान, क्योंकि टैंक बहुत बड़ा है तथा द्रव का छोटा भाग है अंदर क्यों दबाता, मतलब कि क्या है, यहाँ बस छोटा ही सा लिक्विड तो इसके अंदर आया, क्योंकि टैंक बड़ा है इसके अपेक्षा, क्योंकि टैंक बहुत बड़ा है और द्रव का एक छोटा भाग है अंदर की ओर दबाया जाता है, तो माना लगाया गया दाब कितना है, पी, पी दाब लगाया आपने यहाँ पे, पी है यहाँ पर प्रेशर, तो यहाँ पे कितना दाब लगा, पी, तो माना लगाया गया दाब पी दाब लगाया जा रहा है, तो पिस्टन को एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो पिस्टन ने कितना कार्य किया, वो आ गया आपका W बराबर पी ए इंटू एक्स, तो पिस्टन द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन द्वारा किया गया कार्य W बराबर, मतलब पिस्टन ने कितना कार्य किया, पी ए
बताओ, यहाँ पे आ गया पी ए एक्स, पी ए एक्स पी है, ठीक है। मतलब प्रेशर, एरिया और कितना पिस्टन ने गति ट्रेवल की। तो द्रव के एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा, तो द्रव के एकांक द्रव्यमान की, द्रव के एकांक द्रव्यमान की दाब 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 ऊर्जा, द्रव के एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा कितनी होगी आपकी यहाँ पर, पी ए एक्स अपॉन रो ए एक्स, रो ए एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, पी और मतलब ए एक्स और ए एक्स से कैंसिल हो गया, ये आ गया यहाँ से ये, तो आ गया आपका पी अपॉन रो। ये क्या निकल के आई आपकी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। फिर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 ऊर्जाओं की बात करनी थी, तो दूसरी आ गई आपकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यदि m द्रव्यमान, इसको कहें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो गई, यदि m द्रव्यमान मतलब, और यदि m द्रव्यमान का द्रव है, m द्रव्यमान का द्रव b चाल से चलता है, अगर b चाल से चलता है तो इस द्रव की गतिज ऊर्जा, तो इस द्रव की गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। तो द्रव्यमान का m द्रव्यमान का द्रव है जो b वेग से चल रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर अपॉन m। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर b स्क्वायर, m से m कट गए, तो आ गया b स्क्वायर बाई 2। ये हो गई आपकी, इसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। थर्ड बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थितिक ऊर्जा। थर्ड है आपकी स्थितिज ऊर्जा, इसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है, यदि m द्रव्यमान का द्रव गुरुत्वीय केंद्र पृथ्वी से h ऊंचाई पर हो तो m द्रव्यमान के इस द्रव का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या है यार, यदि m द्रव्यमान, यदि m द्रव्यमान हो गया आपका यहाँ पर m, और गुरुत्वीय केंद्र पृथ्वी तल से h ऊंचाई, गुरुत्वीय केंद्र से पृथ्वी तल की h ऊंचाई पर हो तो m द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, तो स्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर कर देंगे h ऊंचाई गुरुत्वीय केंद्र
स्टैटिक एनर्जी होगी आपकी mgh, स्टैटिक एनर्जी होगी आपकी mgh, स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब आपको तीनों ऊर्जाएं आ गई आपकी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। तो अतः गति करते द्रव की कुल ऊर्जा, अतः गति करते द्रव की कुल ऊर्जा बराबर दाब ऊर्जा, नंबर 1 दाब ऊर्जा, सेकंड गतिज ऊर्जा, थर्ड आ जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब इन्हीं के लिख दिया आपने फॉर्मूले। तो प्रेशर का होता है आपका P अपॉन रो, P अपॉन रो प्लस B² बाई 2 प्लस mgh। तो ये आ गया टोटल आपका, जो आपका टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये है एकांक द्रव्यमान के लिए। ठीक है, टोटल एनर्जी ये आ गया। अब एकांक द्रव्यमान के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए, एकांक द्रव्यमान के लिए कुल ऊर्जा होगी आपकी कुल ऊर्जा। इसमें क्या होगा, सेम वही कंडीशन रहेगी, P अपॉन रो प्लस B² बाई 2 प्लस यहाँ पर m हट जाएगा। सो वो आ जाएगा आप एकांक द्रव्यमान के लिए कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी। सो फिर आप इसको लिख देंगे, यही आपका एकांक द्रव्यमान के लिए आ जाएगा। एकांक द्रव्यमान के लिए कुल ऊर्जा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या अविरत प्रवाह का समीकरण। तो इसको इरेज करते हैं। लीजिए, इसको इरेज ही किए दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में डालें, लेकिन इसको हम इसी वीडियो में किए दे रहे हैं। छोटा ही सा है, कोई मतलब इसमें ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का सा है, तो समझने में भी आसानी रहेगी। बस थोड़ा चित्र को समझ लीजिए, बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। एक पहले तो फिगर है, फिगर आ गया आपका, एक दिया है यहाँ पर फिगर, एक पाइप है, आपका ये पाइप ये है, और तो इसको कहते हैं अब अविरत प्रवाह की समीकरण। अविरत प्रवाह का समीकरण। तो ये कहते हैं, माना कोई असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब है ऐसा द्रव जिसे आप
कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। तो माना कोई असंपीड द्रव तथा असंयन द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। माना नली की दोनों सिरे ए और बी की अनुप्रस्थ काट, मतलब इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो ये आ गई यहाँ पर A1 काट, और ये आ गई आपकी यहाँ पर A2। अनुप्रस्थ काट आ गई आपकी A1 और A2 है, और द्रव का वेग क्रमशः B1, वेग यहाँ पर है B1 और यहाँ गया B2। वेग का प्रवाह है यहाँ से इस तरफ से जा रहा है, यहाँ से निकलता होगा। यहाँ गया, और इसका सिरा है एक, ए सिरा ये है और बी सिरा ये है। और द्रव का जो डेंसिटी है, द्रव की डेंसिटी है, द्रव घनत्व ये है रो डेंसिटी का द्रव है। प्रति सेकंड सिरे पर प्रवेश करने पर, मतलब प्रति सेकंड ए सिरे पर प्रवेश करने वाला द्रव का आयतन, मतलब एक सेकंड में कितना द्रव इसके अंदर जा रहा है। तो इसको लिखेंगे प्रति सेकंड, ठीक है, प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, कितना आयतन, कितना एक सेकंड में ए सिरे पर कितना द्रव इसके अंदर पहुंच रहा है। तो वो आ गया आपका A1 B1। और प्रति सेकंड ए सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान प्रवेश कर रहा है, तो आप यहां करेंगे प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना आ गया, A1 B1, और रो क्या है, उसकी डेंसिटी है। सो आ गया आपका यहाँ पर A1 B1 रो। यहाँ तक आ गया, मतलब इतना द्रव्यमान इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। अब बी सिरे की बात करें तो बी सिरे पर प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान, तो बी सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, वो भी प्रति सेकंड तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर A2 B2 रो, मतलब इतना द्रव ये ए सिरे के लिए आ गया और ये आ गया आपका बी सिरे के लिए। तो बी सिरे में इतना द्रव बाहर निकल रहा है। यदि नली में बहने वाला द्रव स्थायी हो तो ए सिरे पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव और बी सिरे से प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो द्रव है वो रुक जाए, स्थायी हो जाए, तो यहाँ का कितना प्रवेश कर रहा है द्रव्यमान और ये कितना यहाँ पर निकल रहा था द्रव्यमान, तो प्रवेश कर रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, ए सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर बी सिरे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। किस कंडीशन में, जब द्रव रुकी हुई अवस्था में है। तो आ गया यहाँ पर A1 B1 रो बराबर A2 B2
B2 रो। तो यहाँ पे आपकी A1 B1 रो और A2 B2 रो। तो आगे यहाँ आप इसको लिख सकते हैं A1 B1 बराबर A2 B2। A1 B2 जहाँ पर AB है यहाँ पर एक नियतांक, AB नियतांक, ठीक है। तो आपका ये आ गई कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो अब अविरत का सिद्धांत कहता है समीकरण बनता है आपका B जिस प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये आती है आपकी अविरत प्रवाह का समीकरण, आपका इसको कहते हैं आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 B1 इक्वल टू A2 B2 किस कंडीशन, जब आपका द्रव रुकी हुई अवस्था में है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जैसे हम आगे की वीडियो बना सकें जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।